पर्सनल प्रोनाउन के बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज इसी का अध्ययन करना है, ठीक। हिंदी में इसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसमें थोड़ा लिख लो, लिखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह या प्रीपोजिशन के बाद होता है, या प्रीपोजिशन के बाद होता है, बाद होता है, ठीक। और थोड़ा हेडिंग डालकर यहां पर लिखो ऐसे नोट, NOTE, नोट। इसमें लिखो सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य उलटकर सब्जेक्ट पर ही प्रभाव डालता है। सब्जेक्ट का मतलब हुआ कर्ता, तो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य उलटकर कर्ता के ऊपर ही प्रभाव डालता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल में लिखो आई हेल्प्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं की मदद की। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने स्वयं की मदद की। अब देखो हमने अभी जो नोट में लिखवाया कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य उलटकर सब्जेक्ट के ऊपर ही प्रभाव डालता है, ठीक। तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा आई हेल्प्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं की मदद की, तो इसमें किसने किसकी मदद की? मैंने स्वयं की मदद की। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं है, और इसका उलटकर प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ रहा है। समझ में आ गया? क्लियर? तो इसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, यू हार्म योरसेल्फ, तुम स्वयं को नुकसान पहुंचाते हो। अभी इसमें यू जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक। इसका प्रभाव, और इसमें जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका जो प्रभाव है सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ रहा है, यू और योरसेल्फ। समझे? यू से ही योरसेल्फ बना, और आई से ही माई बना, और सेल्फ उसमें लग गया तो स्वयं के लिए हुआ। तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य उलटकर सब्जेक्ट के ऊपर ही इसमें प्रभाव डालता है। समझ गए? और कुछ विशेष नहीं इसमें बताना है, ठीक। दूसरा लिखो इम्फैटिक प्रोनाउन। अब जब इम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ोगे तब एकदम ये क्लियर हो जाएगा है क्या। ये हो गया दूसरा। कल पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे, और आज अब तीसरा पढ़ो इम्फैटिक प्रोनाउन। भी थोड़ी ज्यादा लंबी नहीं हो गई? इम्फैटिक प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इसमें थोड़ी राइटिंग कर लो, लिखो यह प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सेल्फ लगाने से बनता है। यह प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सेल्फ लगाने से बनता है। पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखो, इसमें सब्जेक्ट अपने आप पर स्वयं प्रभाव डालता है। इसमें सब्जेक्ट अपने आप पर स्वयं प्रभाव डालता है। इसमें सब्जेक्ट अपने आप पर प्रभाव डालता है, ठीक। सेम होते हैं, लेकिन कंडीशन देखो उसमें क्या होती है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही इम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हम यहां पर लिखें आई माई सेल्फ वेंट दियर, मैं स्वयं वहां गया, ठीक। आई माई सेल्फ वेंट दियर, यहां सब्जेक्ट क्या है? आई है, और इसके जस्ट बाद माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है। आई के जस्ट बाद माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है जोर देने के लिए। किसके लिए? जोर देने के लिए, अपने आप अपनी बात को तीव्रता से लोगों को बताने के लिए, या
अपने बात पर विशेष जोर देने के लिए आई के तुरंत बाद जब माई सेल्फ का प्रयोग होता है तो इसे हम इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक लिखो, द विलेज इटसेल्फ, द विलेज, हाँ लिख लो, राइटिंग कर लो, द विलेज इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल, ये भी समझ लो। द विलेज इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल, गांव स्वयं बहुत छोटा है। इसमें जो द विलेज है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद इटसेल्फ आया है। इसमें अगर क्या कहते हैं, द विलेज इज वेरी स्मॉल इटसेल्फ, इटसेल्फ को आखिरी में ले जाओ, किस कहां पर ले जाओ, आखिरी में, तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ लगा है तो वो इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। समझ में आया, राइट डाउन। हाँ हो गया। अब इसके बाद लिखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हाई स्कूल है, हाई स्कूल में पढ़ोगे, 11th में जाओगे 11th में पढ़ोगे, 12th में जाओगे फिर 12th में पढ़ोगे, इसके बाद कहीं कंपटीशन में गए तो फिर पढ़ोगे। एक बार पढ़ने से सारी चीज़ें नहीं आती, निरंतर अभ्यास करने से ही सारी चीज़ें आती हैं, ठीक। मतलब सफल होना चाहते हो, सफलता एक दिन में एक रात में नहीं मिलती, ना एक साल में मिलती है। सफलता निरंतर अभ्यास करने से ही मिलती है। अभ्यास छूटा तो सफलता पाने में बाधा आ जाती है। निरंतर अभ्यास करने से सफलता प्राप्त होता है। जिस दिन प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो अभ्यास जितना करोगे, कंपटीशन एग्जाम में यही सब आता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यही सारी चीज़ें कंपटीशन एग्जाम में आती हैं। बच्चे जाते हैं टेट सीटेट में एग्ज़ाम देने, यही सब चीज़ें पूछते हैं, वापस आ जाते हैं। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक। हाँ इसमें लिख लो, ये सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये टोटल 4 होते हैं, ये टोटल 4 होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का प्रयोग किया जाता है ये सिंगुलर नंबर में नजदीक की वस्तु को बताने के लिए। सिंगुलर नंबर में नजदीक की वस्तु को बताने के लिए दिस का प्रयोग। सिंगुलर नंबर में नजदीक की वस्तु या व्यक्ति के लिए, नजदीक की वस्तु या व्यक्ति के लिए। दैट का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नंबर में ही दूर की वस्तु को बताने के लिए, दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए, ठीक। दीज का प्रयोग प्लूरल नंबर में, प्लूरल नंबर में दीज का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ प्लूरल नंबर में किया जाता है नजदीक की वस्तुओं के लिए। जहां पे समझ में नहीं आएगा क्रॉस क्वेश्चन तुरंत कीजिएगा, ठीक है। नजदीक की वस्तुओं के लिए। दोज, इसका भी प्रयोग प्लूरल नंबर में होता है लेकिन दूर की वस्तुओं के लिए, ठीक। दूर की वस्तुओं के लिए।
ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसको हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं और इनकी संख्या टोटल 4 होती है, दिस दैट दिस दोज। और इनका प्रयोग किस लिए होता है ये हमने लिख ही दिया है, ये पूरा नोट कर लो। अब एक एक एग्जाम्पल इनके सबके देख लो, ठीक, इतना क्लियर हो गया, गुड। अब इनके एक एक एग्जाम्पल देख लो, लिखो दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। इसका क्या मतलब है कि पुस्तक नजदीक है? और दिस क्या कर रहा है, पुस्तक की ओर इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, ठीक। और पुस्तक जो बुक है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो बुक के साथ दिस का प्रयोग हुआ, मतलब बुक नजदीक है और बुक की ओर इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग हुआ, ठीक। अब यही अगर क्या कहते हैं दूर से वहां कुर्सी रखी है, ठीक, तो क्या तब वहां पर दैट का प्रयोग लगेगा। डिस्टेंट चीजों के लिए दैट का प्रयोग सिंगुलर नंबर में, प्लूरल नंबर में दोज का होगा। दैट इज योर चेयर, वह तुम्हारी कुर्सी है। दैट इज योर चेयर, वह तुम्हारी कुर्सी है, ठीक। तो दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है, दिस का प्रयोग नजदीक की वस्तु के लिए और दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए। अब देखो दीज का, दीज आर कॉस्टली पेन, दीज आर कॉस्टली पेन, ये पेन महंगी हैं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ये पेन महंगी हैं। तो दीज कलमों की तरफ इशारा कर रहा है, दीज आर कॉस्टली पेन्स, ये कलमें महंगी हैं। तो जो दीज है वो किसकी ओर इशारा कर रहा है, कलमों की तरफ। लेकिन ये जो पेन है वो किस में है, प्लूरल में है, बहुवचन में है, इसीलिए आर का प्रयोग हुआ, ठीक। अब लिखो दोज, दोज का प्रयोग, दोज आर ब्यूटीफुल सीनरीज, वह बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं या दृश्य हैं। समझ गए? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पूरा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम, और ये 4 होते हैं पूरा, ऐसे समझ जाओ, ठीक है, वेरी गुड। अब लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम, विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम, इसको लिख लो। इसमें लिखो ईच, EACH, ईच, कामा आइदर, आइदर, कामा नाइदर, कामा नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, हिंदी में उधर लिख लेना, ठीक। अब पहले ये समझो क्या कहते हैं, होता क्या है। सबसे पहले लिखो ईच, लिखो। अब इसमें लिखो ईच का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है, ईच का प्रयोग 2 से अधिक के लिए। आइदर, EITHER, आइदर, आइदर को का मतलब होता है, इस सेंस में इसका भाव लिया जाता है दोनों में से एक, ठीक। इसको हिंदी में लिख लो, दोनों में से एक के सेंस के लिए प्रयोग होता है, ठीक। ये यहां पर हिंदी में लिख लेना, दोनों में से एक के सेंस के लिए प्रयोग होता है। फिर आता है नाइदर, इसको लिखो, दोनों में से कोई नहीं के सेंस में प्रयोग होता है, दोनों में से कोई नहीं के सेंस में प्रयोग होता है, ठीक, लिख लिया। दूसरी जो सबसे इसकी खास बात है वो देखो क्या होता है, जैसे सेंटेंस पूरा प्लूरल में लिखा हो, किस में लिखा हो,
प्लूरल में लिखा हो। लेकिन अगर ईच या आइदर या नाइदर सेंटेंस में लग जाएगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होगी। कैसे? जैसे एग्जांपल में देखो, लिखो एग्जांपल में लिखो ईच ऑफ द गर्ल्स। अब देखो गर्ल्स यहाँ किस में है? सिंगुलर में है, प्लूरल में है? प्लूरल में है ना, यल के बाद यस लगा है तो प्लूरल हो गया। ईच ऑफ द गर्ल्स रीड्स ये बुक। ईच ऑफ द गर्ल्स रीड्स ए बुक। प्रत्येक लड़की किताब पढ़ती है। इसका क्या मतलब हुआ? प्रत्येक लड़की किताब पढ़ती है। ठीक, अब यहां पर गर्ल्स बहुवचन है और रीड जो है सिंगुलर में है, तो बहुवचन के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ईच इसमें पहले लग गया है। एक एग्जाम्पल और लिखो, लिखो आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू आगरा। अब यहां पर आइदर का प्रयोग दोनों में से एक सड़क के लिए हुआ है। आइदर ऑफ दीज रोड्स, ठीक, लीड्स टू आगरा। ठीक, इन सड़कों में से एक जो है वो आगरा को जाती है। ठीक, दोनों में से एक सड़क के लिए। और आप जानते हैं अंग्रेजी में अगर दो हो जाए तो वो बहुवचन होता है। ठीक, यहां पर जो दीज है किसके सेंस में है? बहुवचन के सेंस में। और जो यहां पर लीड्स लिखा है ये सिंगुलर नंबर में, वर्ब जो है वो सिंगुलर नंबर की है, लेकिन जो सब्जेक्ट है यहां पर वो प्लूरल नंबर का है। और ऐसा इसलिए हुआ है कि ये जो वर्ब है सिंगुलर की इसलिए हुई है क्योंकि यहां पर आइदर लग गया है। ठीक, नेक्स्ट लिखो नाइदर, NEITHER लिखो। नाइदर ऑफ द बॉयज इज अ स्टूडेंट। नाइदर ऑफ द बॉयज इज ये स्टूडेंट। ठीक, इनमें से कोई भी लड़का जो है वो विद्यार्थी नहीं है। देखो इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है ना, ये एक वचन के कर्ता के लिए प्रयोग होती है। और बॉयज देखो इसमें प्लूरल में लिखा है, तो अगर यहां पर हम नाइदर हटा दें तो द बॉयज क्या होगा? आर स्टूडेंट। लेकिन यहां पर नाइदर लग गया तो यहां इज लगेगा। समझ गए? क्योंकि ये एक स्टूडेंट को बता रहा है। किसको बता रहा है? एक स्टूडेंट में से। ठीक, लिख गया। अब नेक्स्ट लिखो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। इसके बाद आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या आता है? इंडिफिनिट प्रोनाउन। हाँ लिखो, हेडिंग डालो इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें लिखो ये व्यक्तियों या वस्तुओं की अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। ये व्यक्तियों एवं वस्तुओं की अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। जैसे ऑल, सम, नन, फ्यू, समबडी, नोबडी। ठीक, और भी बहुत होते हैं, लिख लेना। ऑल, सम, नन, फ्यू, समबडी, नोबडी। ऑल माने सब, सम माने कुछ, नन माने कोई नहीं, फ्यू माने कुछ, समबडी कोई, नोबडी कोई नहीं। ठीक, ये सब क्या हैं? ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ये वस्तुओं या व्यक्तियों से पहले लगते हैं और उनकी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। एकदम क्लियर नहीं बताते कि कितनी क्या चीजें हैं। ठीक, इनको नोट करो, लिखो। सबसे पहले लिखो सम आर बॉर्न गिफ्टेड। सम आर बॉर्न गिफ्टेड। कुछ लोग गिफ्टेड पैदा होते हैं,
ठीक। सम आर बॉर्न गिफ्टेड, जैसे किसी को क्या कहते हैं, गिफ्टेड गुण मिलते हैं। कोई को अच्छी सिंगिंग आती है, किसी को अच्छा डांस आता है, तो किसी को संस्कृत आती है नेचुरली, ठीक। तो किसी को स्पीकिंग अच्छी आती है, किसी को अच्छा आर्ट बनाना आता है। तो सब में कोई ना कोई जो क्या कहते हैं गुण होता है, वो एक गॉड गिफ्टेड होता है। तो वही लिखा है सम आर बॉर्न गिफ्टेड, ठीक। तो ये एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहा है कि 10 जो है वो गिफ्टेड पैदा हुए या 15 गिफ्टेड पैदा हुए, सम बता रहा है कुछ, तो ये निश्चित नहीं है। दूसरा लिखो ऑल डिजायर्स टू बी रिच। ऑल, अब ऑल मतलब सब होता है, तो इसका सेंस से मत लगा लेना कि जो सब है वो निश्चित है। सब निश्चित नहीं है, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट संख्या का बोध नहीं होता है। ऑल डिजायर टू बी रिच, सभी की इच्छा है अमीर बनने की, धनवान बनने की, ठीक। फिर एक नेक्स्ट और लिखो मैनी ऑफ देम डिड देयर ड्यूटी। मैनी ऑफ देम डिड देयर ड्यूटी। मैनी ऑफ देम डिड देयर ड्यूटी, ठीक। अब इसमें देखो मैनी, कई, मैनी की हिंदी क्या हुई, कई। लेकिन एक हमें निश्चित संख्या का बोध बिल्कुल नहीं करा रहे हैं, कदापि नहीं करा रहे हैं, समझे। हाँ, तो ये हमें अनिश्चित संख्या, सभी हमें किसका बोध करा रहे हैं, अनिश्चित संख्या का बोध, ठीक। आ गया समझ में, राइट डाउन। हाँ, इसके बाद 3 प्रोनाउन अभी और बनते हैं, उनका अध्ययन हम कल कराएंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही।